वही गांव के लोग वो एग्जाम्पल ना दे कि यार वो इतने बड़े थे, वो कुछ नहीं कर पाए। वो गांव के थे, वो 10वीं पास था, वो एमबीए ड्रॉप आउट था, वो दो पागल भाई थे, वो जाग करके इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते, तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? स्टार्टअप इंडस्ट्री में आपको संडे नहीं मिलेगा, आपको काम ही करना है, लगातार काम करना है। आप आज ये 1 साल के बाद आप मेरी पॉडकास्ट ले रहे हो, और वो भी इसलिए ले पा रहे हो क्योंकि मेरे पास अभी एक टीम अच्छी बड़ी बन चुकी है जो पूरे काम को संभाल रही है। तो हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज भी कॉन्फिडेंस है। हमको पता नहीं क्यों डरने लगता। हम मंच पे, आपने देखा होगा, मैंने एक रील में धर्म की जय हो अधर्म के नाश हो के नारे लगवा दिए थे। क्यों डरे भाई? हम गलत हो तो डरे? विवेक भाई, स्वागत है आपका आशीष इंटरेक्शन में। आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। विवेक भाई, इस शो को स्टार्ट करने के पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हर एक फिल्म के अंदर एक हीरो होता है जो उस मूवी का फेस होता है, पर उसके पीछे बैकग्राउंड में एक होता है डायरेक्टर जो उस पूरी मूवी को फ्रेम करता है। एंड आई बिलीव कि इस केस में MBA चायवाला को, इस एम्पायर को खड़े करने में प्रफुल्ल बिलोरे इज़ द फेस और आप उस मूवी के डायरेक्टर हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसे देखता हूँ कि मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई कि MBA चावला में प्रफुल्ल भाई ने इतना बड़ा नाम किया, तो एग्जीक्यूशन के लिए मुझे शौक़ भी है, मुझे मेहनत करने का बहुत शौक़ है, काम करने का बहुत शौक़ है। तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम किस तरह से भाई के नाम, जो इतना बड़ा नाम है, तो वहाँ पर उस MBA चावला को पूरे इंटरनेशनल मार्केट तक हम लेके जाएं, तो बड़ा मज़ा आता है और काम करने की थोड़ी सी आदत है। विवेक भाई, अगर MBA चायवाला की स्टोरी सबने सुनी है कई सारे वेरियस पॉडकास्ट पे, वेरियस इंटरव्यूज़ पे प्रफुल्ल बिलोरे सर के। आपके बचपन के किस्से ऐसे हैं जो अब तक हाईलाइटेड नहीं है। आप कोई ऐसा बचपन का किस्सा हमारी ऑडियंस को बताइए जो आपके और प्रफुल्ल सर के बीच में रहा हो। हम दोनों भाई बचपन से झगड़ते बहुत थे। मतलब हमारे दोनों के विचारों के मतभेद होते रहते थे। हमारे मनभेद नहीं होते, हमारे मतभेद बहुत होते थे, क्योंकि भाई का एजुकेशन जो कि इंग्लिश से हुआ था और मेरा एजुकेशन संस्कृत से हुआ था। तो मैं थोड़ा आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति हूँ, धार्मिक टाइप से। तो मतभेद होते रहते थे कि क्योंकि मैं क्यूरियोसिटी, मतलब हमारे अंदर, दोनों भाई के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो सीखने की काबिलियत हमारे अंदर बहुत अच्छी है। मतलब हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हैं। तो बस झगड़ते रहते थे और हॉस्टल में साथ में रहते थे। तो एक और मतलब झगड़ना बहुत हुआ हमारे, और हम आज भी झगड़ते हैं, हमारे मतभेद होते रहते हैं, पर वो मतभेद विचारों के होते हैं। और बाकी बड़ा मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि एक दूसरे से हम सीखते बहुत हैं। मैं भाई से बहुत सीखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, प्लस साथ में मेहनत भी बहुत करते हैं, बुक्स बहुत पढ़ते हैं। तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती है जो मेरी लाइफ में, शायद मेरे जीवन में मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं एक ऐसे भाई का भाई हूँ जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। अगर आज आप पॉडकास्ट भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से MBA चावला का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आप शायद मेरा पॉडकास्ट भी ले पा रहे हैं। राइट। आपकी जो प्रोफाइल में आपके ऊपर जब स्टडी किया गया, और जैसे हमने ऑफ द कैमरा बात किया, आप एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी का और आपका कनेक्शन क्या है, और वो कैसे बिजनेस को बिल्ड करने में आपको हेल्प कर रही है? हाँ, देखिए, मेरा एजुकेशन ही एस्ट्रोलॉजी से हुआ है। मैंने 7 साल ज्योतिष की पढ़ाई की है, और मैंने भागवत भी पढ़ी है, और प्लस भागवत की भी है। लगभग ये मेरे पॉडकास्ट अगर मेरे गांव के लोग देखते होंगे तो वो मुझे कभी विवेक के नाम से नहीं बोलते, मुझे हमेशा गुरुदेव या गुरुजी के नाम से बुलाया जाता था। और पुरोहित्य का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरा एजुकेशन भी बहुत कम लोगों को पता है। मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा एजुकेशन सिर्फ 10th स्टैंडर्ड है। मैंने सिर्फ 10वीं ही पढ़ाई की है, 10वीं तक ही पढ़ाई किया है। पर मुझे पता ज़रूर चल गया था कि, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में नौकरी नहीं करना थी, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बचपन में सीख ली थी कि शिक्षा का बुनियादी मकसद अगर नौकरी का पाना होगा तो समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो मेरे अंदर एक बहुत अच्छा हुनर था, मैं अच्छा वक्ता था, क्योंकि मेरा संस्कृत प्रोनाउंसिएशन बहुत प्यारा है। तो गांव में जो पुरोहित्य होता था वो पुरोहित्य पूरा पापा के साथ में करते रहता था। तो बहुत सारी चीज़ें सीखा। फिर मैंने संस्कृत पढ़ना सीखी, वेद पढ़ा, दुर्गा सप्तशती पढ़ी, रुद्र होते हैं जो भगवान शिव जी के अभिषेक वगैरह होते हैं, वो भी पढ़ाई पूरी की। तो फिर गाँव में मेरी एक इमेज बन गई थी गुरुदेव वाली, पंडित जी वाली, गुरुदेव वाली। तो मैंने 7 साल मैं कह सकता हूँ कि मैंने 2018-19 तक कभी कोट पैंट भी नहीं पहना था, मैं धोती कुर्ते में ही रहता था। मेरे पुराने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी आपको मेरी प्रोफाइल पे मिलेंगे जहाँ पर मैंने सिर्फ धोती कुर्ते पहना है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती थी कि अगर
व्यापार, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि व्यापार चलता है व्यवहार से। आप अगर व्यापार कर रहे हो और आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो तो आप ये भूल जाओ कि व्यापार होगा। और व्यापार चलता है विनम्रता से, और विनम्रता आती है आध्यात्मिकता से, और आध्यात्मिकता आती है कि आपके संस्कार किस तरह से हैं, कि आप व्यापार को किस दृष्टिकोण से देख रहे हो। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मुझे थोड़ा फेमस होने का कम शौक है, मुझे बैक एंड में रहना ज़्यादा पसंद है, पर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। जैसे बेंगलोर ट्रैवल करता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, अहमदाबाद में भी ऑफिसेस हैं, बेंगलोर में भी ऑफिस है, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। तो जब उनसे बातें करते हैं ना, तो उनके कन्वर्सेशन में क्या आता है कि कैसे यहाँ से पैसा आ जाए, कैसे मैं इसके साथ ऐसा करके पैसा ले लूँ। तो व्यवहार नहीं है ना वहाँ पर व्यापार है। और जहाँ आप व्यापार की बात करते हो तो व्यापार ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता, पर अगर आप व्यवहार की बात करते हो तो आपका व्यापार बड़ा बन सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आध्यात्मिक कहाँ काम आती है कि आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके विचार क्या है, कि आप इस व्यापार को या तो 30,000 करोड़ रुपए तक ले जा सकते हो, या आप 3 करोड़ रुपए में बर्बाद कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी देखा है कि आशीष भाई, कि थोड़ा सा बढ़ने के बाद एक ईगो बहुत आ जाता है, एक घमंड बहुत आ जाता है। और गीता में मैंने ये चीज़ सीख ली थी कि भगवान का भोजन 56 भोग नहीं है। अब आप समझना उस बात को, बात थोड़ी गहरी बात है, इसको समझने के लिए शायद हो सकता है कि वीडियो बार बार आपको 3-4 बार देखना पड़ जाए। भगवान का भोजन 56 भोग नहीं है, भगवान का भोजन है अहंकार और अभिमान। आप अहंकार आपके जीवन में लेकर क्या हो, आप भगवान आपको फटाफट खा लेंगे, चल आ जाओ। तो अहंकार और अभिमान आपके पतन का कारण होता है। तो वेद धर्म शिक्षा यह सिखाती है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए MBA चाइवाला का सबसे बेस्ट अचीवमेंट और सबसे बड़ा अचीवमेंट 1 साल में है कि हमने जो बड़ी बड़ी कंपनियां 5-5, 7-7 साल में जो अचीव करती है वो हमने 1 साल में किया। दूसरा कि पर्सनल ब्रांडिंग की भी अगर बात करें तो इतना PR जो आज प्रफुल्ल भैया का है वो व्यवहार के कारण है ना। अगर वहाँ पर व्यापार होता तो व्यवहार नहीं होता। व्यवहार है, इसीलिए तो आप दिल से उनसे प्यार करते हो, उनसे प्रेम करते हो। और वही रिस्पेक्ट मेरे दिल में भी है कि यार व्यवहार के कारण हम दोनों भाई को इज्जत मिलती है, हम कहीं जाते तो सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है। और वो प्रेम आता है कहीं ना कहीं आपके संस्कार से, और संस्कार की जड़ जो होती है वो है अध्यात्म, और अध्यात्म निकलता है आपके घर के परिवेश से। और परिवेश मतलब आपके माता पिता के संस्कार क्या थे। तो यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे माता पिता से बहुत सीखा हूँ। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है, और हमने साथ में पुरोहित्य भी बहुत किया है। तो बस यही कारण है आध्यात्मिकता का हमारे व्यापार और व्यवहार से मिल करके। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट को आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए ब्रीफ कर दें कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। देखो, ये संसार जो है ये ग्रह से चलता है। ये मैं हमेशा कंटेंट में भी बोलता हूँ कि हमारा जन्म किस नक्षत्र में, किस पाए में, किस दिन चंद्रमा किस राशि में, तो उससे चलता है। तो मैंने ज्योतिष में ऐसी सीखी थी कि अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र आपको यह सिखाता है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो दुनिया सिखा रही है, क्या नहीं करना है तो किसी पंडित जी के पास आप जाओगे तो एक साइकोलॉजी भी होती है, एक माइंडसेट होता है, तो एक विचार होते हैं। तो आप किसी पंडित जी के पास गए, आपकी पत्रिका दिखवाई आपने, और उन्होंने आपकी कुंडली में देख करके कहा कि यार आपका आने वाला समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बुरा है ना। ज्योतिष हमेशा डराता नहीं है, ज्योतिष आपको एक मार्गदर्शन देता है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुंडलियाँ देखी है, बहुत बहुत लोगों की कुंडलियाँ देखी है। पर भैया कैंसर की बीमारी कब आई आप बताओ जरा, अभी आई। पर इसकी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ तो हमारे वेद शास्त्र में पहले से ही है। तो बीमारी तो बाद में ही, दवाइयाँ पहले। तो आपके जीवन में कुंडलियों के जो दोष है उसके उपाय पहले बनाए, बीमारी तो सब बाद में आ रही है। पर हम क्या कर रहे हैं, बीमारी को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, उसके उपाय कोई नहीं बता रहे। अब उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। कुंडली में बिल्कुल फर्क पड़ता है। अभी अगर हमारी कुंडली की आप बात करोगे, हम दोनों भाई की कुंडली में मंगल जो है वो मकर राशि में बैठा हुआ है। जो भी मेरी अगर कोई एस्ट्रोलॉजी करता होगा, इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा, या जो ज्योतिष आचार्य होगा, वो मेरी बात को समझ पाएगा। हमारी कुंडली में मकर राशि में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। अब मंगल ग्रह ऊर्जा के कारक ग्रह, और मंगल मकर राशि में उच्च राशि में होते हैं। अपनी मंगल की उच्च राशि मकर राशि है, तो वो उच्च राशि में ऊर्जा के कारक ग्रह है। अब ऊर्जा के कारक ग्रह में मंगल के साथ भैया की कुंडली में लग्न में बुध भी बैठा हुआ है। अब बुध वाचाल का कारक है, बुध ग्रह मतलब वाचालता दिखाना।
तो अगर लग्न में मंगल ग्रह है और लग्न में बुध बैठा हुआ है, एक ऊर्जा का कारक है, एक वाचाल का कारक है, तो आप देख लो आपको रिजल्ट दिख रहा है कि बोलने में और एनर्जी आपको दिख ही रही है, एक वाक्पटुता दिख रही है, एक एनर्जी दिख रही है। वहीं मेरी कुंडली में मंगल, गुरु और शुक्र की युति है चतुर्थ सुख भाव में। अभी ये शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पर मंगल, गुरु और शुक्र की युति है। गुरु है ज्ञान का कारक और मंगल है ऊर्जा का कारक। तो बुद्धि कहाँ से आती है? तो इसीलिए तो हम जल्दी सीख जाते हैं। तो अब ये मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो हम हमारे जीवन में कुंडली को तो बहुत महत्व देते हैं और अध्यात्म को महत्व बहुत देते हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है अध्यात्म में, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। विवेक भाई, कुंडली की बात आपने कही, मैं चाहूँगा कुंडली को थोड़ा सा बताएंगे आप। कुंडली से हो क्या सकता है, एक इंसान की लाइफ में क्या रोल प्ले करती है कुंडली? देखिए, कुंडली से आपको ये पता चल जाता है कि आपका समय कब थोड़ा सा डाउनफॉल, कब थोड़ा सा अप आने वाला है, कब कौन से ग्रह की दशा बहुत अच्छी चल रही है, कब ग्रह की दशा थोड़ी सी डाउन आएगी। आप उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार ऐसा अगर हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि यार जैसे मैं कुंडली देखता था तो अष्टम, क्योंकि अगर ज्योतिष की बात निकलेगी तो बहुत गहरे चले जाऊंगा मैं, तो अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह, उसकी महादशा आती है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि कुछ बीमारियाँ होती है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बहुत किया है। तो आपको ये मानना है कि आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह कौन से हैं। और देखो कि पहले क्या होता था, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, पहले पुण्य ज़्यादा होते थे तो कुंडली का असर ही नहीं होता था। अब पहले क्या होता, नीयत साफ थी लोगों की, पहले एक दूसरे की मदद करते थे, पहले मंदिरों में जाते थे, पहले भगवान की आराधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। अब आजकल हमने क्या कर दिया, वो सब बंद कर दिया और फिर बोलते हैं कि हमारा बुरा समय चालू हो गया। भगवान भी कहते हैं कि भाई तुम थोड़ा बहुत तो मुझे टाइम दो, थोड़ा बहुत तो अच्छी जगह आपका दिमाग लगाओ। तो ये जो ग्रह दशा, ये किसी काम की नहीं। आप समझना, भगवान कहते हैं कि हनुमान जी की आराधना करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो भैया कुंडली तो बात की बात है ना, कुंडली ज़्यादा दिखवाना भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं बोलता कुंडली दिखवाओ, अगर आपके कर्म अच्छे तो कुंडली मत दिखवाओ, पर आपके कर्म ही बेकार है। अब कर्म भी तो थोड़ा करो, क्योंकि अगर आप कर्म कर रहे हो तो आपके आधे दोस्त तो वहीं खत्म हो गए, आपकी परेशानियां खत्म हो गई। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो आपको फिर राहु केतु से क्या डरने की जरूरत? अरे राहु केतु भी छोड़ो ना, राहु केतु कौन है? आपको दुनिया से क्या डरने की जरूरत अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप कर्म अच्छे करो, दुनिया से डरने की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं चाहूँगा, मैं जो इस बारे में समझ पाया हूँ, क्या कर्म अगर सही करते हैं तो उससे कुंडली के बिल्कुल बिल्कुल बदल सकते हैं। कर्म करने से तो भाग्य बदल जाते हैं। थोड़ा सा इसको एलेबरेट करेंगे आप? हाँ, कर्म करने से क्यों नहीं भाग्य बदल जाते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा गोकुल में हुआ। अब वो गोकुल छोड़ करके मथुरा गए, मथुरा छोड़ करके वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के द्वारकाधीश बन गए। अगर वो कर्म नहीं करते, अगर वो मथुरा छोड़ करके वृंदावन नहीं जाते, तो क्या वो सफल होते? उन्होंने भी देख लिया कि मेरा एक टाइम था सीखने का, मथुरा तक सीख लिया, अब उसके आगे क्या? तो इस गांव में मुझे सीखने को कुछ मिल नहीं रहा है, तो अपन एक काम करो, गोकुल पास में एक बड़ा गांव है, वहाँ चलते हैं। वहाँ जाकर के उन्होंने सीखा, उन्होंने वहाँ भी देख लिया कि यार यहाँ पे सीखना एक ना सब मेरा अब बहुत हो चुका है, यहाँ पर मैं किसी को ज्ञान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, ज्ञान ले नहीं पा रहा हूँ, दे तो सबको रहा हूँ, ज्ञान ले नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा, चलो गोकुल मथुरा भी छोड़ो, अब जा करके वो काम करने के लिए मेहनत करके बाहर निकल गए। अब वो गए द्वारकाधीश जा करके बन गए। क्या वो मथुरा में रहते तो मुझे बताओ कि वो द्वारकाधीश बनते? तो वो कहाँ से आया? वो कर्म से आया। अब कर्म क्या किया उन्होंने? अगर वो मथुरा में ही गलत कर्म करते तो क्या वो गोकुल जा पाते? क्या उनका सोच बढ़ पाता? अगर उनके अंदर कुछ पाने की ललक नहीं होती तो क्या वे इतना दौड़ते? भैया इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, रात दिन दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक थोड़ी सी पागलपन और थोड़ी सी भूख होगी, जिसके वो एक इंग्लिश का कोड भी बोलते हैं लोग, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। वो भगवान कृष्ण में भी था, पागलपंती तो थी, भूख तो थी कुछ कर दिखाने की। तो वैसे ही विद्यार्थी जीवन के नियम भी इसमें बताए गए कर्म के। अब कर्म के नियम क्या है? तो आप कर्म, तो वो गीता भी कहती है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये कर्म है, कर्म अच्छे करते जाओ, आपका भाग्य ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा। विवेक भैया, आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, अभी इंक्लूड किया था कि मेडिटेशन करने से भी कर्म चेंज होते हैं। मेडिटेशन की पावर को आप समझाएंगे, क्योंकि आज वेरियस यूट्यूबर्स को भी अगर हम लोग सुनते हैं, बियर बाइसेफ, रणवीर अलाहाबादिया हो गया, मनीष पांडे सर को हम जब सुनते हैं, मेडिटेशंस को अब बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस किया जा रहा है।
मेडिटेशन के ऊपर आपके व्यूज़ क्या है? देखो, मेडिटेशन इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन से आपकी बुद्धि एकाग्र होती है। जप करने के अब एक्चुअली क्या हो रहा है, धर्म का उच्चारण हो रहा है, उसके उच्च आचरण नहीं आ रहे हैं। हम सब मिलकर के मेडिटेशन की व्याख्या को बढ़ा रहे हैं, पर मेडिटेशन एक्चुअल शांत है, मौन रहना है। मेडिटेशन क्या है? मौन रहना। अब आप मुझे बताओ, जब संत महात्मा या कोई पंडित जी एक माला लेकर के बैठते हैं तो माला नहीं गिनते हैं, वो एक ऐसे मंत्र को पढ़ रहे होते हैं जिससे ये बुद्धि एकाग्र होती है। जब बुद्धि एकाग्र होती है तो आप खुद रियलाइज़ करना, आपको ऐसा लगेगा कि ये विचार डिलीट हो रहा है, इरेज हो रहा है। ये मेरे साथ होता है, ये इरेज, ये गया, ये विचार जो आया था ये गया। तो ये मस्तिष्क में अनगिनत विचार हैं। अब मेडिटेशन से क्या होता है कि जो विचार हमारे काम का नहीं है वो जाते रहता है। मेडिटेशन की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि आपका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब डिसीजन पावर क्या, मैं मेरे जीवन में बताता हूँ। मैं MBA चायवाला में सिर्फ काम कैसे करता हूँ कि जितनी प्रॉब्लम्स आती है उसका 1 मिनट में सॉल्यूशन उनके पास होता है। क्यों होता है? वो मेडिटेशन के कारण। मेडिटेशन के कारण क्यों पाता है? क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी 100 काम है, 100 आइडियाज चल रहे हैं, 100 विचार चल रहे हैं। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं शांत आदमी हूँ, अब मुझे तो सिर्फ सॉल्यूशन दिख रहा है। तो समस्या का समाधान मेडिटेशन है। फिर से बोलना चाहूँगा, समस्या का समाधान ही मेडिटेशन है। और समस्या का समाधान अगर आपको केवल और केवल मिल सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली? मेडिटेशन को सही तरीके से कैसे किया जा सकता है? हाँ, देखिए, अगर आप चुप नहीं रह सकते तो बोल करके भी मेडिटेशन होता है। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये शायद बहुत कम लोग बोल पाते होंगे, पर मैं इसको बताता हूँ आपको। मेडिटेशन हमेशा चुप रह करके, शांत रह करके नहीं होता है। मेडिटेशन कभी बोल बोल करके भी होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, 1 घंटा सतत बोल रहे हो, पर आप फोकस होकर के चौपाई बोल रहे हो। अगर 1 घंटे सतत चौपाई बोल रहे हो ना, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है, तो वो भी मेडिटेशन है, आपको नहीं पता। अब जब मैं 4-5 घंटे पहले भागवत करता था, अब मेरे कुछ पुराने पिक्चर्स हुए होंगे, वीडियोस भी होंगे, आप उसमें देखना कि 4 घंटे वही व्यक्ति बोल पाता है जिसका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड शांत हो। 4 घंटे बोलना आम बात नहीं है, कंटिन्यूअसली 4 घंटे बोलना आम बात नहीं होती है। तो मेडिटेशन बोल करके भी होता है, मन शांत हो जाता है, हमको बोलने में मज़ा आता है। MBA चायवाला विवेक भाई अभी काफ़ी बड़ा ब्रांड बन चुका है। ऑल्दो पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर आप फ्रेंचाइज अभी ऑन करते हैं। MBA चायवाला के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, MBA चायवाला, अगर मैं थोड़ा सा बिजनेस से हट के बात करूं, मैं वैसे भी पहले मैं जैसे इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता हूँ तो मैं बिज़नेस की बात बहुत कम करता हूँ, क्योंकि बिज़नेस का एक है ऑफिस है, वहाँ पर बात करता हूँ। पर आपने एक प्रश्न पूछा है, क्योंकि ऑडियंस को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी जानती है कि MBA चायवाला फ्यूचर में क्या करना चाहता है। देखिए, ट्रस्ट कमाना चाहता है, विश्वास कमाना चाहता है। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में पहले बोला था कि व्यवहार है तो व्यापार दौड़ करके आता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो लोग आपको हाथ में पैसा दे जाते हैं। MBA चायवाला का सबसे बड़ा योगदान है कि हम कभी फ्रेंचाइज बेचने जाते नहीं हैं। हमारे पास फ्रेंचाइजी खरीदने आते हैं क्योंकि उनको विश्वास है हम पर, उनको ये भी विश्वास है। देखो, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भैया फॉल्स आते हैं, ये बिज़नेस है, इसमें हमको भी बहुत प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि हमारा भी कोई होम बैकग्राउंड तो था नहीं कि हम किसी बड़ी फ्रेंचाइजी बिजनेस कंपनी में काम करते थे, आप समझना, या हम कोई बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हमारे पिताजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक थे, ऐसा तो है नहीं। तो हम भी सीखते जा रहे, कर्म करते जा रहे। हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी हमको भी प्रॉब्लम्स आई, हम उनको डिलीवर टाइम पे नहीं कर पाए। तो हमने इसको सुधारने की कोशिश की, आज वो सुधारने की कोशिश इतनी अच्छी हो गई कि जो हमारे फ्रेंचाइज ओनर थे जिनको एक समय में प्रॉब्लम थी, और हम आज भी यही बात करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सॉल्यूशन पे अपन बात करते हैं। तो आज हमने मतलब एक अच्छा अचीवमेंट किया। अभी हमारे 200+ आउटलेट्स होने वाले 1 साल के अंदर, ये हमारी कंपनी, और इसमें सबसे बड़ा योगदान था हमारी टीम का। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने पूछा कि MBA चायवाला का फ्यूचर विज़न क्या है। MBA चायवाला भी FMCG में आने वाला है, हमारी खुद की चाय पत्ती लॉन्च होने वाली है। हमने भी हाल ही में कॉन्कर वर्ल्ड करके कंपनी है, एडटेक कंपनी, एजुकेशन कंपनी, उसमें भी एक मेजर स्टेक परचेस किया है। अभी एक और कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें हम यंगोवेटर करके मुदित सर की कंपनी है, उनमें भी हमने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम अब सिर्फ चाय नहीं बेचते हैं,
अब हम दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं, अब हम दुनिया को बिजनेस करते भी सिखा रहे हैं, हम दुनिया को। और पता है अब हमारे लिए काम करना इसलिए ज़रूरी हो गया है, ये हम दोनों भाई सोचते हैं कभी सभी कि हमें काम क्यों करना है। अब हमें काम इसलिए करना ज़रूरी हो गया कि अगर हम यहाँ से फेल होते हैं, मान लो क्योंकि सबसे सबसे वर्स्ट क्या 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 बोलते हो आप इंग्लिश में, कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से फेल होते हैं ना, तो कितने ही बच्चों की उम्मीदें टूट जाएगी। फिर उनके माता पिता कहेंगे कि वो तो इतने फेमस थे, वो कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या कर लोगे। अब हमको इसलिए बिजनेस करना है, हमको इसलिए बड़ी कंपनी बनाना है कि वही गांव के लोग वो एग्जाम्पल ना दे कि यार वो इतने बड़े थे, वो कुछ नहीं कर पाए। वो गांव के थे, वो 10वीं पास था, वो MBA ड्रॉप आउट था, वो 2 पागल भाई थे, वो जाग करके इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते, तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो। तो हमको काम हमारे लिए तो करना ही है, पर अब हमको काम देश के लिए भी करना है। इसीलिए मैं अभी मेरा पूरा प्रोफाइल देखना है, मैंने प्रोफाइल पे पूरा चेंज कर दिया, मैं पूरा आध्यात्मिकता पे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आध्यात्मिकता की ताकत क्या है, और उसी का रिजल्ट सब आपके सामने है। क्योंकि आपने बताया कि ज़ीरो से आप 1 साल के अंदर 200 फ्रेंचाइज पे लेके आए, और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं था, आपने प्राइवेट फ्रेंचाइज में कभी काम वगैरह नहीं किया है। द थिंग इज़ कि ज़ीरो से 200 फ्रेंचाइज पे स्केल अप करने के लिए आई एम श्योर बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे हिट एंड ट्राई, हिट एंड एरर ऐसे हुए होंगे। अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे अगर आज कोई किसी ठेले पे चाय बेच रहा है, या कोई फास्ट फूड बेच रहा है, कचौरी समोसा बेच रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहा है, अगर उसको स्केल अप करना है तो उस स्केल अप को कैसे किया जा सकता है? देखिए प्रफुल्ल भाई एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन है जो 24/7 मतलब 24/7 365 डेज काम करता हो। मुझे नहीं आता तो मुझे सीखना भी था और मुझे काम भी करना था। तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए 12 घंटे देना और काम करने के लिए भी 12 घंटे, तो 24/7 तो आप हो ही गए। यहाँ आपको संडे नहीं मिलता है, व्यापार स्टार्टअप इंडस्ट्री में आपको संडे नहीं मिलेगा, आपको काम ही करना है, लगातार काम करना है। आप आज ये 1 साल के बाद आप मेरी पॉडकास्ट ले रहे हो, और वो भी इसलिए ले पा रहे हो क्योंकि मेरे पास अभी एक टीम अच्छी बड़ी बन चुकी है जो पूरे काम को संभाल रही है। नहीं तो आप 1 साल पहले अगर मुझे बोलते पॉडकास्ट करने के, मैं बोलता भैया हाथ जोड़ूँ आपके, अभी टाइम नहीं है, मेरे का काम करना है। क्योंकि प्रसिद्धि बाद में होती है, काम पहले होता है, और मुझे प्रसिद्ध होने का कोई शौक नहीं है। पर दूसरी चीज़ कि जो काम आपको नहीं आता हो ना, उस काम के लिए एक अच्छे से बंदे को हायर कर लो। स्केलेबिलिटी का सबसे अच्छा काम है कि अगर आपको, मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको सारे काम नहीं आते हो तो उस फील्ड का जो व्यक्ति हो उसको अपनी कंपनी में लेकर के आ जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी एक शिक्षा दूंगा जो मैंने मेरी लाइफ में सीखी है कि कोई प्रॉब्लम अगर मेरे लिए 99.99% है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए 1.1% हो। संस्कृत की अगर बात करो तो आपके लिए हो सकता है कि 99% प्रॉब्लम हो। अभी अगर मैं आपको बोलूँ संस्कृत में मंत्र पढ़ना शुरू करो, आप बोलोगे कि यार क्या बात कर रहा है तू, मेरे को संस्कृत आती ही नहीं, मैं कैसे मंत्र पढ़ूंगा। तो 99.99% प्रॉब्लम संस्कृत आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। फाइनेंस 99.99% प्रॉब्लम मेरे लिए हो सकता है, पर CA के लिए थोड़ी ना है। ऑपरेशन मेनू बनाना, ऑपरेशन बनाना, फ्रेंचाइज बिजनेस को बिल्ड करना, सेल्स करना, हो सकता है मेरे लिए 99% प्रॉब्लम हो, किसी के लिए 1% हो। तो MBA 6 वाला की 200 आउटलेट तक तो आप समझ जाओ कि मेरे अकेले की बस की बात है नहीं। तो हर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी कंपनी में हमारे जितने भी पुराने मित्र थे उन सबको हमने बोला कि भैया आप ये वाला काम संभालो, आप ये वाला काम संभालो, आप ये वाला काम संभालो, आप ये वाला काम संभालो। और आपको काम नहीं करना है, आपको इस काम के लिए जो सबसे बेस्ट बंदा हो उसको कंपनी में लेकर के आना है, आपको काम नहीं करना है। हम क्या करते हैं, फाउंडर्स की एक गलती होती है, जो कंपनी बड़ी नहीं बना पा रहे उसमें सबसे बड़ी गलती फाउंडर की होती है। या तो फाउंडर एनर्जेटिक ना हो, तो आपने देखा होगा हमारे प्रफुल्ल भाई की एनर्जी अलग ही है, हम वो रॉकेट बोलते हैं, वो रॉकेट की तरह स्पीड में भागते रहते हैं। रहा सवाल मेरी, मैं पूरी टीम लीड कर रहा हूँ, तो मेरी भी एनर्जी कहीं ना कहीं सेम है। आप मेरी प्रोफाइल भी देखोगे तो मैं भी 12 फ्लाइट 15 फ्लाइट महीने की लेता हूँ, पर मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे डालता हूँ, मुझे फेमस नहीं होना इसलिए। आपका विजन अगर आपकी टीम समझ पा रही है तो आप जल्दी काम करवा पाओगे। दूसरा सवाल,
मतलब इसका एक और आंसर मैं दूंगा कि अगर ये मेरी ऑडियंस टीयर 3 सिटी या टीयर 2 सिटीज़ की हो, जो गांव से हो, आप मत डरो भाई, मत डरो। मैं भी 10वीं पास एक व्यक्ति हूँ, मेरा इंग्लिश एजुकेशन नहीं है, और सच कह रहा हूँ मैं, मुझे इंग्लिश नहीं आता। पर ये मतलब नहीं है कि मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में आज भी 80% लोग हिंदी में बात करते हैं। अगर आपने 80% लोगों को भी अपना कस्टमर बनाया तो भी आप बिजनेस कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको मैसेज क्या है, अगर मैं आपको बोलूं ये, तो आप समझ पा रहे हो, पानी मांग रहा होगा, चाय, तो अगर मैंने इशारा भी किया तो वो समझ पा रहा है ना सामने वाला कि चाय मांग रहा है। तो हमको मैसेज क्या देना है वो समझ में आ रहा है क्या? तो मैं टीम से बात करता हूं तो टीम मुझसे मोटिवेट हो जाती है। मैं टीम से इंग्लिश में बात ही नहीं करता, मैं हिंदी में बात करता हूं कि हमारा एक स्पष्ट लक्ष्य है कि आप सबको मिल करके कोलैबोरेशन के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग रोज 1 घंटे करना है। अब 1 घंटे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों होती है? हम क्या गलती करते हैं, हम 24 घंटे सिर्फ काम 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 करते हैं। नहीं, आप सिर्फ दिन में 4 घंटे काम करो या 5 घंटे काम करो, और 1 घंटा सभी पूरी टीम, पूरी कंपनी के लोग मिलकर के ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, अगर आप स्टार्टअप में हो। क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, स्टॉर्मिंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, जो भी बोलते हैं ना आप समझ जाना भाई, मेरे को नहीं आती इसलिए बोल रहा हूँ। जो भी होता है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप बैठो, आप कन्वर्सेशन करो, बातें करो। आधे घंटे की बात में आपको लगेगा हम बकवास बातें कर रहे हैं, पर आधे घंटे की बात के बाद एक कोई ऐसा टॉपिक निकल करके आएगा, 1 मिनट का वो एक ऐसा टॉपिक निकल के आएगा जो आपकी कंपनी को 10x ग्रोथ दे सकता है। वो हमारे साथ हुआ। हम बातें बहुत करते हैं, हमारे टीम के साथ हम ऐसे ही नॉर्मल मीटिंग रख लेते हैं। जब मेरे दिमाग में आया कि चलो टीम मीटिंग करना, तो टीम मीटिंग कर ली। अब टीम से पूछते हैं हम कि चलो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे मार्केटिंग करोगे। फिर पूछते चलो ऑपरेशन वाले तुम बताओ कि कौन सा मेनू में अपन कौन सी चीज़ ऐड करें ताकि ये अपना बिजनेस ग्रो करे, हमारा आउटलेट का रेवेन्यू ज़्यादा है। हम सेल्स से बात करते हैं कि ऐसा कौन सा प्लान है जो सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। तो आप अपने टीम से नॉलेज लेना शुरू करो, आप ऑटोमेटिक नॉलेजेबल बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ। विवेक भाई, आपने 2 बातें इसमें कही, एक लैंग्वेज बैरियर और एक सेकंड हायर वाला, कि आप जो काम आप नहीं कर सकते आप उसके एक्सपर्टीज़ वाले बंदे को अपने टीम के अंदर हायर कर लो। हायरिंग को लेके मेरा एक क्वेश्चन है, बट उसके पहले आप गांव से आते हैं एंड यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं भी गांव से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब गांव से बच्चा निकलता है उसका कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है शहर में आते आते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस दिन मैं फर्स्ट डे इंदौर आया था, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा था कि मैं किसी 2 लोगों से बात कर लूँ। किसी लड़की से अगर बात करना हो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए। अगर कोई गांव का अगर बच्चा है या लड़का लड़की जो भी इस पॉडकास्ट को भी देख रहा है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बचपन से हाई रहा है। अब क्यों हाई रहा है? क्योंकि पूरे गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा मैं करता था। अब 300-300 आदमी मेरे गांव में मेरे सामने बैठे थे और उनको मैं कथा सुनाता था कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी। उनकी शादियां मैंने करवाई। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है महिलाओं से बात करने में, तो शादियों में सबसे ज़्यादा मेरा पाला ही महिलाओं से पड़ता था। तो महिलाओं से ही बात होती थी कि चलो बुआ जी अब एक काम करो, अब लगन लगाने, चलो बुआ जी अब काम करो, मंडप की तैयारी करते हैं, चलो सारथिंग गोतिड़ा करते हैं। आप तो समझते होंगे सारथिंग गोतिड़ा क्या होता है। चलो अपन उखेड़ी पूछने जाते हैं, चलो पतवारी पूछने जाते हैं, तो मंडप करते हैं, मांडवा करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा पाला ही मेरा महिलाओं से पड़ा। अब महिलाओं से पाले पड़ने में मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब दूसरा क्या होता था कि आप पुरोहित्य अगर करते हो तो 1 वे कम्युनिकेशन है, आपको बोलना ही है, मंत्र तो बोलना ही है, सामने वाला क्वेश्चन थोड़ी पूछता है। सत्यनारायण भगवान की कथा करत, आप बीच में थोड़ी पूछोगे लीलावती कलावती कौन थी, तो मुझे तो बोलना ही बोलना है। तो जो व्यक्ति लगातार बोलते रहता है उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। बोलने वाला व्यक्ति क्या कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होता है। आप देखना एक बार, मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, प्रफुल्ल बिलोरे जी बोलते रहते हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। हमने भी क्या करा, हम तो हमारे पिताजी भागवत आचार्य थे, पूरे गांव उनके पैर पड़ते थे। मेरे गांव में मेरे पैर पड़ते थे लोग, गुरुदेव पंडित जी प्रणाम करते थे, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा की इज्जत करते हैं आज भी। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड हुआ? तो हम मंत्र पढ़ते थे तो मंत्र मोहित हो जाते थे लोग। कॉन्फिडेंस तो बचपन से आई है हमारा कॉन्फिडेंस, और हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज भी कॉन्फिडेंस है। हमको पता नहीं क्यों डरने लगता। हम मंच पे, आपने देखा होगा मैंने एक रील में धर्म की जय हो अधर्म के नाश हो के नारे लगवा दिए थे। क्यों डरे भाई? हम गलत हो तो डरे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चुप कौन रहता है? जो गलत हो। अगर आपने गलती नहीं की तो आप चुप क्यों रह रहे हो?
और काहे का कॉन्फिडेंस लेवल लो। मैं आपको बताता हूँ टीयर 3 सिटीज, अगर आप हमारे गांव के व्यक्ति हो या आप आसपास के गांव के व्यक्ति हो और अगर आपको कोई सिटी का व्यक्ति है ना बढ़ा चढ़ा करके दिखाए ना तो डिवाइड करो 10x। अगर कोई बोले ना कि मैं लखपति हूँ तो उसको 10,000 रुपये पे कैलकुलेट करो कि तू 10,000 का आदमी। हर व्यक्ति 10 गुना फेंकता है भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। हमको भी लोग बताते हैं हमारे पास ये, हमारे पास ये, हमारे पास वो है। जब हम थोड़े समझदार हुए ना तो हमको पता चला कि इतना तो कर्जा है इसके पीछे। जैसे बहुत सारे लोग मर्सडीज, BMW, ऑडी इनसे इंस्पायर हो जाते हैं, बाद में पता चला हमको कि ये EMI पे मिलती है। तो काहे का किसी से इंप्रेस होना यार, जिंदगी का सार है। यहाँ से गीता का एक और श्लोक उठा के देख लो, ना किसी से मोहित हो और ना ही किसी से दुख, जो जीना है आज में जियो मस्त। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आज से 2 साल पहले भी हमसे मिले होते तो हम ऐसे ही थे। आज अब आपसे 2 साल बाद मिलोगे तब भी हम ऐसे ही रहेंगे। हम बर्बाद हो गए तब भी ऐसे ही रहेंगे। हम अगर बहुत बड़े बन गए तब भी ऐसे रहेंगे। और बड़ा मैं मानता हूँ बुद्धिमत्ता में, पैसों में बड़ा की तुलना नहीं होती। अगर आप किसी व्यक्ति को उसके बैंक बैलेंस से, उसके घर से, उसकी मर्सिडीज से, उसके कपड़ों से अगर उसका आकलन कर रहे हो तो आप गलत हो। आकलन होता है बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से। बुद्धिमत्ता आती है व्यवहार से, शिक्षा से, शिष्य बनने से, करु प्रवृत्ति होने से, घूमने से, लोगों से मिलने से। अब वो बोलते हैं ना अच्छी संगत से। अब अच्छी संगत का एक मैं आपको कोड भी सुना देता हूँ। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। अगर आप एक ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ सबसे ज़्यादा ज्ञानी आप हो, आप गलत रूम में हो। तो हमारे जीवन में हमेशा हमसे बड़े बड़े हमारी कंपनी के अंदर व्यक्ति हैं जो हमको सिखाते हैं। हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो हमको सिखाते हैं। कोर टीम से मैं सीखता हूँ। मैं अपने आप को कभी बॉस नहीं मानता और ना ही अपने आप को कभी MD माना। हम MD और बॉस है ही नहीं। हमने बोल रखा है कि फ्लैट हायरार्की भैया विवेक प्रफुल्ल बोलो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत छोटा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मेरी पूरी MBA चाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे छोटा मैं हूँ। सबसे छोटा मैं हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। मेरी उम्र में मेरी कंपनी में सब मुझसे बड़े हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। तो मुझे इस बात का गर्व होता है कि पूरी कंपनी में सबसे छोटा मैं हूँ। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, आप बताओ मुझे। विवेक भाई, जैसा मेरा जो सेकंड क्वेश्चन आपके ऊपर हायरिंग को लेकर था, मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स अभी मैं देख रहा हूँ, या अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूज़ में भी कई बार आता है कि कई सारे स्टार्टअप हिट होते हैं, यूनिकॉर्न्स बनते हैं, एक बड़े लेवल पे चले जाते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आती है स्टाफ और हायरिंग की। उन लोगों को या तो अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ जाता है जो आए दिन निकाल रहे हैं। सेकंड जो इसमें सिनेरियो होता है कि कोई भी जब नया स्टार्टअप बनता है, ये आपने भी फेस की होगी, मैंने भी फेस की है, और कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स कर रहे हैं। किसी भी इंसान को हायर करने के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं। वो इंसान आपके साथ काम करेगा, नहीं करेगा, 6 महीने में आपकी डिटेल्स लेके किसी और को तो नहीं देगा, ये सारे सिनेरियोज आते हैं। तो हाउ टू हायर द राइट पीपल। देखिए, अब इसमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। ये सीखने लायक है। ये हमारी सफलता का राज है, रहस्य है। आप किसी भी व्यक्ति को पैसे से नहीं खरीद सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी कंपनी में आपको अच्छे लोग चाहिए तो जो आपकी कंपनी में आया है उसको अच्छा बना दो। आप समझना मेरी बात, ये बहुत गहरी बात है। आपकी कंपनी में, अभी हमारे कंपनी के लोगों से मिलना 1-1, 1.5 साल हो गया हमारे साथ काम करते करते। रोड साइड पे थे जब से काम कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई छोड़ के जाने की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनको दिया जाता है, प्लस पैसा एक थर्ड होता है जो उनको सिर्फ चाहिए। एक फ्री का ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, जो हम सीख करके आते हैं वो हमारी टीम से शेयर करते हैं कि आज मैं इस व्यक्ति से मिला था, मैंने ये चीज़ सीखी है, क्या आप इस चीज़ को सीख करके आप आगे बढ़ सकते हो? तो उनको वो अच्छी चीज़ लगती है कि यार चलो हमको फ्री का एक नॉलेज मिल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ व्यवहार। बेटा, भैया, भाभी, दीदी, क्या हालचाल आपके? घर परिवार में सब बढ़िया है? उनको वो व्यवहार करोड़ों रुपए के पैकेज में भी नहीं मिलता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई है ना तो वो है व्यवहार। और इसको समझना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने एक बार रिलेशन बिल्ड कर दिया, अभी मैं आपको एक बात करूं, अगर अभी हम कोई वर्टिकल ब्रांड लॉन्च करना हो या हमें कोई एक्सपांशन करना हो, मुझे 5 मिनट लगेगा
मुझे क्या कहना है, टीम मीटिंग लेना है, माइक रहेगा, मैं माइक पे एक ही चीज़ बोलूँगा, माइक पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि भैया जो भी अभी इस कंपनी में काम कर रहा है वो अपने अंडर में 5-5 लोग हायर कर लो। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन होंगे, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, और आप उन लोगों को लेकर के आओ, उन लोगों को सिखाओ और आप ऊपर पोजीशन पे आ जाओ। हमने क्या किया, हमारी कंपनी में चीफ लेवल के लोग आए ही नहीं स्टार्टिंग में। हमने क्या किया, भैया जो सबसे अच्छा ऑपरेशन करके हमको दिखाएगा वो ऑपरेशन हेड, जो सबसे ज़्यादा सेल्स करेगा वो सेल्स हेड, जो सेल्स हेड में सबको लीड अच्छे से करेगा वो नेशनल सेल्स हेड। हमने क्या किया, और मैं कंपनी में हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप सभी लोगों को बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, आपको जीवन में इसका बहुत फायदा भी मिलेगा अगर आपने मेरी बात को समझ लिया। आप अपनी कंपनी के किसी भी व्यक्ति को पहली बात तो एम्प्लॉय मत समझो, आप उनको फैमिली मेंबर मानो। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टअप अगर हो, अगर आपकी बड़ी कंपनी बन गई तो 2,500 लोगों से आप रिलेशन नहीं बना सकते तो फिर बात अलग है, पर स्टार्टअप अगर आप हो। दूसरी चीज़, आप अगर आपको अच्छे लोग, अच्छा टैलेंट नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उनको रोज 1 घंटा आधा घंटा उनको सिखाओ, 4 घंटे ही काम करो, 5वें घंटे आप सिखाओ, ठीक है, ताकि उनको आपको आपका विज़न उनको पता चले, कि नीचे के व्यक्ति को भी पता चलना चाहिए कि प्रफुल्ल बिल्लोरे, विवेक बिल्लोरे का विज़न क्या है, MBHI वाला का विज़न क्या है, तब जाकर के नीचे का व्यक्ति भी वही काम कर पाएगा जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी चीज़ इसमें आती है कि आप उनसे प्रेम कैसे करते हो। और एक और चीज़ सिखाने लायक होती है अपने फैमिली मेम्बर से, MBHI वाला का परिवार है, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जिस पोजीशन पे हो, अगर 2 महीने बाद आप उसी पोजीशन पे रहे तो आप रिज़ाइन डाल करके चले जाना। ये बहुत कड़वी बात है, पहली बात तो उनको समझ में नहीं आती, फिर दूसरी बार वापस बोलता हूँ कि अगर आप जिस पोजीशन पे अभी बैठे हो, वापस 2 महीने 3 महीने के बाद अगर आप वहीं हो तो आप सीख नहीं रहे हो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैं उनसे तीसरी बात बोलता हूँ कि आप जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन का सारा ज्ञान लेकर के, सारा नॉलेज लेकर के एक बंदे को लेकर के आओ, उस व्यक्ति को पूरी ट्रेनिंग दो और उसके ऊपर की पोजीशन पे ऑटोमेटिक आ जाओ। इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति अपनी कंपनी को अपना समझ करके चलाता है। आज मैं अगर 10 दिन भी ऑफिस ना जाऊं ना भाई, मैं 10 दिन भी ऑफिस ना जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मेरी टीम इतनी स्ट्रांग है। MBHI की सबसे स्ट्रांग ताकत क्या है? हमारी टीम बहुत पावरफुल है। आज मैं पूरी दुनिया को गर्व से कह सकता हूँ कि MBHI का परिवार बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग फैमिली हमने बना के रखी है। आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हमारे टीम मेंबर्स को। क्यों नहीं कर सकते? उनको पता है कि ये करोड़ों रुपए का व्यवहार नहीं मिलता है। चाबुक मारने से तो शेर भी पिंजरे में कूद जाए। हम तो हमारी टीम को जंगल का शेर बोलते हैं कि आप तो जंगल के शेर हो, हम आपको चाबुक थोड़ी ना मारेंगे। हम तो आपको बड़ी प्रेम से बात कर सकते हैं, बड़ी प्रेम से। और मुझे एक बात बताओ, चाबुक मारने से होगा क्या? चिल्लाने से होगा क्या? जो चीज़ प्रेम से हो जाए, जैसे अभी कोई भैया पानी लेकर गया, गिलास फूट गया, तो क्या जानबूझ करके फोड़ा? अरे भाई फूट गया होगा, अच्छा चिल्ला दोगे तो क्या वो कांच वापस जुड़ जाएगा? गलती एक बार हो, गलती है, गलती 2 बार हो तो बेवकूफ़ी हो। आप उसको एक बार में समझा दो कि भैया ये गलती है, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं। अगर वो समझ जाएगा तो गलती होगी ही नहीं दोबारा। चिल्लाने से क्या होगा? चलो एक आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। चलो चिल्लाने का हल बता दो, गुस्सा करने का एक हल बता दो। चलो गुस्से से कभी समाधान हुए? अगर हुए तो बता दो। ये हमें पुलिस वाले और ये सब वकील वगैरह सब क्या करते हैं? झगड़ने के बाद आपस में क्या बोलते हैं? मैं आपस में मित्रता कर लो, इस केस को यहीं रफा दफा करो, यही बात होती है। आखिरी में मुझे बताओ, ये पूरे गांव के लोग हैं, हम वो सेड़ा पाले के लिए लड़ लेते हैं यार। हाँ, वो जरा से जहाँ पे 1 किलो चावल गेहूं नहीं पकते होंगे, हम उसके लिए झगड़ लेते हैं। आखिरी में सिर वीर फटवा लेते हैं, सिर वीर कुल्हाड़ी उलाड़ी मार लेते हैं, डंडे भैंसबाल के डंडे चल जाते हैं। यही होता है। उसके बाद वकीलों की फीस दे देते हैं, पुलिस वालों की फीस दे देते हैं, खर्चा कर देते हैं, और 2 साल बाद पता चलता है कोर्ट की तारीख कौन दौड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? फिर समझौता करते हैं। तो राजीनामा पहले ही कर लो, उसी दिन कर लो। वो बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। बोले भैया बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको, आपके चरण वंदन, आपके बराबर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। समस्या का समाधान, मैं बोलता हूँ एक कोट में, इस कोट को आप याद रखना, समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बनो। समस्या पैदा मत करो, समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है,
प्रॉब्लम्स तो बहुत है, सॉल्यूशन क्या है, उसके सॉल्यूशन पे जाओ। और जब आप सॉल्यूशन पे जाते हो ना, तब रिजल्ट दिखते हैं, और वो रिजल्ट MBA चाला ने 200 आउटलेट बेच करके दिखाया है। भाई बहुत सारी बातें हुई है, पर अब मैं चाहूँगा इस कॉन्वर्सेशन को हम लोग प्रफुल्ल बिलोरे सर की तरफ लेके जाएं। प्रफुल्ल बिलोरे सर के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनका इतना पॉपुलर होने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? निस्वार्थ, निष्कपट, लगातार चलते रहना, लगातार सीखते रहना, और हल्का गुब्बारा। 5 शब्दों में अगर आप इसकी गहराई को समझ पाए हो, तो इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। पर मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए आप इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे। देखो क्या होता है, सुंदरकांड की एक चौपाई है, उस चौपाई को मैं सुनाना चाहूँगा, ये अच्छी चौपाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं उनको कि जो व्यक्ति निर्मल मन का है ना, वो मुझे अति प्रिय है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट छिद्र मतलब गंदी सोच, लूटना, चोरी करना, ये जो सोच होती ना, ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होता है। आप चोरी करके, डाका डाल के, लोगों को लूट करके, लोगों के साथ गलत करके आप इतने बड़े नहीं बन सकते। बड़े बन सकते हो, पर इतने बड़े नहीं। प्रफुल्ल भाई में क्या है, छल कपट है ही नहीं, तो निर्मल है और हल्का गुब्बारा है। देखो टेंशन किसको होता है, एक गुब्बारे को जंजीर से बांध करके रखो। जंजीर क्या है? टेंशन। गुब्बारा क्या है? आदमी। आपने गुब्बारे को जंजीर से बांध करके रखा था, मुझे बताओ कि वो कभी ऊपर उड़ पाएगा? तो अगर आप टेंशन वाली जिंदगी में रहोगे तो ऊपर नहीं उठ सकते। आप अपने गुब्बारे को बांधो कैसे? वो सुई धागा का जो धागा आता ना, उससे, तो उसको छोड़ दो तो बहुत ऊपर जाएगा। फिर जब हमको लगने लगा कि ये ज़्यादा ऊपर चले गया है, तो सुई धागे के धागा जो होता है ना, उसको धीरे 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 खींचना शुरू करो, तो वापस नीचे आ जाएगा। आप समझो उस बात को, ये गहराई है, ये बहुत बड़ी गहराई है। तो निर्मल मन है, कपट छल छिद्र कुछ है नहीं, इसलिए जनता प्यार करती है। और हम तो फेमस होने के लिए काम करते ही नहीं है। आप लोगों ने फेमस किया। अच्छा मुझे बताओ, हम कब फेमस हुए बताओ जरा? हम तो फेमस हुए ही नहीं थे, हमने तो एक इंटरव्यू दिया था उसमें। प्रफुल्ल भाई तो फेमस हुए ही नहीं, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में वो बातें बोली जो सच्चाई थी। अब वो सच्चाई की बात आपने रिलेट करी, तो फेमस किसने किया? जनता ने। तो हम तो फेमस हुए ही नहीं। ये मेरा पॉडकास्ट हो सकता है कि किसी जीवन में किसी के बदलाव आ जाए, तो मैं फेमस होने के लिए पॉडकास्ट थोड़ी दे रहा हूँ भाई। आपको अच्छा लग रहा था, आप मेरे फोटोज ले रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक गहरी बात है, आप समझना इसको। आज एक सेलिब्रिटी मान लो XYZ, अगर जनता उनको देखना भी बंद कर दे, तो क्या वो सेलिब्रिटी रहेंगे? नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है मान लो, अब प्रधानमंत्री जी को हमने प्रधानमंत्री समझना ही छोड़ दिया 125 करोड़ देशवासी ने, तो क्या फिर Z+ सिक्योरिटी पास में रहेगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है तो कहीं ना कहीं जनता की वजह से, पॉपुलरिटी भी है तो कहीं ना कहीं जनता की वजह से। फैंस कौन है? जो उनको जानते हैं। तो आप कभी प्रसिद्ध होने के लिए काम मत करो, आप काम करो, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। राइट विवेक भैया, कई सारे अभी कॉम्पिटिटर्स भी आपके मार्केट में अवेलेबल है। सब अच्छे लोग हैं। एक ही शब्द में इसका बहुत अच्छा आंसर, कंपटीशन क्या होता है? कोई कंपटीशन नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति हमारे कंपटीशन में खड़ा हो, साथ में व्यापार करें। क्या दिक्कत है? एक होता है, देखो यहाँ से पॉजिटिव सोच क्या होती है। एक MBA चाय वाला का आउटलेट है, एक XYZ आउटलेट है, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ आउटलेट है। कितने आउटलेट हो गए? 26 आउटलेट हो गए तो मार्केट डेवलप्ड हो गया। अब सबका धंधा चल रहा है। क्या कंपटीशन करना उसमें? कंपटीशन किससे होता है? कोई कंपटीशन ही नहीं है। ना हमारा किसी से कंपटीशन है, ना किसी का हमसे होना चाहिए। बहुत बड़ा मार्केट है, 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी को ना मैं फ्रेंचाइजी बेच सकता हूँ, ना मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ना आप बिजनेस कर सकते हो। बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया मार्केट, कंपटीशन है ही नहीं भैया यहाँ पे तो। राइट, बट इसके बाद भी एक चीज़ अश्योर होती है ना कि जैसे लेट्स से चाय सुट्टा बार चाय हो, उससे कई सारे ब्रांड्स हैं,
अब उनके साथ में आपके कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कई सारे पॉडकास्ट पे आप दिखते भी हैं. नाउ द थिंग इज़ कि अगर बिजनेस है, सेम लोकेशन है और वहाँ पे आपको उस बिजनेस को बिल्डअप भी करना है, तो कनेक्शन भी बना रहे और कंपटीशन भी ना बढ़े, तो इसको आप कैसे अश्योर? पहली बात तो हम चाय बेचते ही नहीं है, हमने आज तक चाय नहीं बेची, हम तो इंस्पिरेशन बेच रहे हैं. MBA चाय वाला आज की तारीख में क्या है, ये नाम. MBA चाय वाला पे लोग सच में चाय पीने नहीं आते. MBA चाय वाला पे इसलिए आते हैं कि यार ये बंदा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ. हम मर्सिडीज़ निकलती है तो हम इसलिए इंस्पायर नहीं होते कि मर्सिडीज़ है, हमको ये लाना है, इसलिए हम उससे इंस्पायर होते हैं. MBA चाय वाला वो किक है. आप MBA चाय वाला को एक अलग दृष्टिकोण से देखो कि MBA चाय वाला चाय बेचता, अरे नहीं भाई, हम चाय नहीं बेचते. हमारी चाय पीने के बाद वो कप बिकता है और उस कप में जो फोटो वो MBA चाय वाला लिखा हुआ ना, वो इंस्पिरेशन है ना, वो किक है. तो हम वो 20 रुपए में चाय नहीं बेचते, हम वो 20 रुपए में वो किक बेचते हैं कि आदमी अगर नेगेटिव होता हो तो हमारा कप देख ले कि यार ये बंदा बन सकता तो हम भी बन जाएंगे. तो कहाँ है कंपटीशन? मार्केट कभी खत्म नहीं होगा. रहा सवाल दूसरा, MBA चाय वाला, MBA इज इक्वल टू एजुकेशन, चाय इज इक्वल टू चाय वाला शब्द अपने गांव से रिलेट करता है. तो MBA के कॉलेजेस कभी बंद होने हैं नहीं, चाय कभी कोई पीना बंद करेगा नहीं, और वाला तो दूध वाला, सब्जी वाला, पानी पूरी वाला, हलवा, सब वाला ही है. तो मुझे बताओ ये नाम कभी खत्म होगा? आप गूगल पे सर्च करो MBA कॉलेज तो MBA चाय वाला दिखता है. हाँ, आप चाय सर्च करो तो चाय वाला दिखता है. तो ये नाम में ही वो ताकत है. हमारी खुद का एक MBA है, वो हमारी खुद की एक MBA है, हमारा एक ये वो क्या बोल सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी MBA चाय वाला. अब आप इसको कैसे समझ रहे हो मुझे नहीं पता, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ. MBA चाय वाला मतलब यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी मतलब इंस्पिरेशन यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की. हमारे MBA चाय वाला आउटलेट पे क्या सीखने को मिलता है? तो भैया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी 40-40, 50-50 लाख रुपए साल का पैकेज लेती है और MBA सिखाती है, और एकमात्र MBA चाय वाला यूनिवर्सिटी है जो आउटलेट्स है, वहाँ जाकर के इंस्पिरेशन मिलता है, किक मिलती है, जो फ्री में सिखाई जाती है. आप समझ रहे हो? ये बहुत गहरी बात है, आप इसको समझने की कोशिश करना, समझ में आएगी. और मेरी हो सकता है ये पॉडकास्ट की आधी बात है लोगों के बाउंसर जाए, पर नहीं जाएगी. एनी मैसेज प्रवीक भाई, आपने अब तक के इस कैरियर में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है, उनमें से कोई मैसेजेस जो हर बंदा उसको रिलेट कर पाए या उसकी लाइफ में वैल्यू एड हो पाए? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही. इस संसार में ऐसा कोई काम कठिन नहीं है जो तुम पा नहीं सकते. अगर कठिन होता तो अंतरिक्ष मंगल ग्रह पे हम जा नहीं रहे होते. अगर कठिन होता तो हम एरोप्लेन पे बैठ नहीं रहे होते. अगर कठिन होता तो जो आज हम जितना भी कुछ देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं देख पा रहे होते. ये जामवंत जी ने हनुमान जी से कही थी बात, ये बात अपने दिमाग में, मतलब इसको यहाँ बिठा डालो. इस संसार में कोई काम कठिन नहीं है दोस्त. कठिन आपने मान लिया वो आपके लिए कठिन है, जिसने कठिन नहीं समझा उसके लिए तो आसान है. वापस मैं ही बोलूंगा. दूसरी बात, सकल पदार्थ हे जग माही, कर्महीन नर पावत नाही. संसार में आप मर्सिडीज ला सकते हो, BMW ला सकते हो, बड़ी कंपनी बना सकते हो, $1 बिलियन कंपनी बना सकते हो, पर अगर आप काम नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है. ये 2 है गुरु मंत्र. और मैं ज़्यादा बोल देता हूँ भाई लोग, ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. संसार का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कि एक कंटेंट राइटर कंटेंट लिखता है, एक वीडियो एडिटर वीडियो को एडिटिंग करता है, वो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे देखते हो और उससे इंस्पायर हो जाते हो. मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमेशा उसी व्यक्ति से सीखो जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है. क्या उसने कुछ जीवन में उखाड़ा है? क्या उसने जीवन में कुछ बड़ा किया है? आप फाइनेंस उसी से सीखो जो फाइनेंस में सच में या तो पढ़ाई करके आया हो या $1 बिलियन कंपनी बनाई हो. मैं हर किसी की पॉडकास्ट भी नहीं सुनता दोस्त, मैं बुरा मत मानना आप, मैं हर किसी की पॉडकास्ट भी नहीं सुनता, हर किसी के इंटरव्यूज नहीं देखता. मैं देखता हूँ कि जो ये बात बोल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या उसने कुछ जीवन में उखाड़ा है. अब एक कंटेंट राइटर तो गूगल पे सर्च कर डालो, कंटेंट में क्या है, गूगल पे सर्च कर डालो तो आपको सब चीज़ मिल जाती है. तो कंटेंट राइटर ने बोला,
लिखा और वीडियो एडिटिंग ने उसको वीडियो को एडिट किया, एक प्रॉम्प्टर पे वो चल गया स्क्रीन पे, आपने इधर कैमरे के सामने मुंह किया, उसको बोल दिया, एडिटिंग हो गया, वो वायरल हो गया। बोले मेरे 507 फॉलोवर्स, उसके घर का फाइनेंस। मैंने ऐसे कितने ही बड़े बड़े लोगों को देखा है जो बोलते अगर उसका सवाल उसी से पूछ लो ना तो नहीं आता है। भैया एक बहुत कड़वी बात है, आप इसको समझना। कड़वी बात क्या है, एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आप, मैं पंडित था, है ना, थोड़ा किस्सा सुनाता हूँ मैं, थोड़े फनी मूड में सुनाता हूँ मैं पंडित था तो भाई पंडित जी जो बोल दे वो सही होता है ना। गांव में पंडित जी ने बोल दिया कि यार विवेक महाराज जी ने कहा है कि ये बात सही, मतलब सही, कि पंडित जी पे ज़्यादा पढ़ते हैं, पंडित जी पाठशाला में पढ़ के आए, पंडित जी ने रामायण पढ़ी है, पंडित जी ने भगवत गीता पढ़ी है। अब किसी ने मेरे से पूछा कि भैया रावण के पिताजी का नाम क्या था, तो मैंने क्या आंसर दिया पता है, नहीं पता। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, उस पर गौर करो। अगर मैं बोल देता उस मंच पे से रावण के पिताजी का नाम XYZ था और वो नाम गलत होता, तो आप गांव के लोग कैसे होते, भोले होते हैं हम जैसे, गांव के व्यक्ति कैसे बिल्कुल मासूम होते हैं भैया। मैं बोल सकता हूँ कि गांव के व्यक्ति जितने मासूम होते शायद ना हो कहीं के। तो पंडित जी ने बोला है, वह होंगे, विवेक भाई ने बोला है, पंडित जी वो तो 7 साल पढ़ के आए। अब मैंने बोल दिया कि रावण जी के पिताजी का नाम XYZ था, वो मेरी एक गलत इन्फॉर्मेशन कितने लोगों के पास चली गई। अब वही गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया तो कितनी जगह चली गई। तो आपने क्या करा, एक गलत इन्फॉर्मेशन दे करके इस देश को बर्बाद नहीं कर दिया। तो देश को आबाद और बर्बाद करने में भी इन्फ्लुएंसर्स का हाथ होता है, और देश को बर्बाद करने और आबाद करने में इन्फ्लुएंसर्स का हाथ होता है। ये काट देना अगर ऐसा बुरा लगता हो, इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर हाँ आप, अरे मत काटना यार, क्या काटना, ये भी डालना आपकी, क्या काटना, आप सच्ची बात है, ये सच्चाई है, देखो हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। अगर आपके पास जानकारी, मैं भैया पॉडकास्ट भी इसलिए दे पा रहा हूँ कि आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमने 200 आउटलेट MBA चाय वाला के डाले और MBA चाय वाला का जिस टॉप 6 में लिंक्डइन पे लेकर के आए, तो आप मेरी बात सुन भी रहे हो। और मैं पॉडकास्ट देने, और मैं इसलिए देना नहीं चाहता, मैं तो इसलिए देना चाहता हूँ कि मैंने भी नोटिस किया था कि मैं जब गाँव में जाता हूँ लोग सेल्फी लेते हैं, उसके बाद डरते हैं, बात नहीं करते हैं। मैं उनको बोलता मत डरो, 2 आँख, 32 दांत और एक जुबान और एक माथा सबके पास है, बाकी कुछ नहीं है भाई। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं इस दुनिया में, मत डरो। और जो ताकत, आप जो किसान हो, जो खेत में जो मेहनत करते हो ना, इतनी मेहनत भाई कोई नहीं करता। सब 5 स्टार होटल्स में रखे रहते हैं, समझना बहुत गहरी बात है, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, दिन भर आलसी रहते हैं, कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाते हैं, वीडियो एडिटर से वीडियो एडिटिंग करवाते हैं, सिर्फ उनको सोशल मीडिया चलाते आता है। बुक्स स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंस का नॉलेज है, इसलिए उनको बड़ी कार फाइनेंस हो जाती है। वो बड़ी कार फाइनेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी बुक्स स्ट्रॉन्ग है। उस बड़ी कार से वो जाते हैं मार्केट में, दिखावा करते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं। पर सच्चाई बताऊं मैं हिंदुस्तान की, मैं बहुत घुमाऊं भाई, सच्चाई बताऊं मैं हिंदुस्तान की, बहुत लोग दिखावा करते हैं जो वो होते ही नहीं है। सच्चाई बताऊं, ये कड़वी सच्चाई है। तो मत डरो किसी से, संसार में किसी से मत डरो, कोई भी आपके बराबर ताकतवर है ही नहीं। और मैं एक बात बोल देता हूं कि अगर किसान व्यक्ति बिजनेस में आना शुरू करे ना भाई, मैं बता दूं, देश की GDP की ये बात करते, इकोनॉमी की बात करते, जिस दिन किसान बिजनेस में आ गया ना, जिस दिन गांव का व्यक्ति बिजनेस में आ गया ना, क्योंकि मेहनत करता तो उसको याद है, उसको तो रात में पानी फेरते भी याद है। अब आधे से ज्यादा लोगों को पूछ लो पानी कैसे फेरे, पाटिया कैसे बांधे, बक्कर कैसे घेरे, सत्तो कैसे फांदे, डफूट कैसे फांदे, सिडिल कैसे फांदे, आलम हमारी ट्राली कैसे रिवर्स लगाई, वो तो रात दिन काम करते हैं। चलो यूरिया एंड DAP हम कैसे उड़ाने जाते खाद, मेहनत करते ना। वही मेहनत अगर हमने बिजनेस में कर दी तो गलती कहाँ हो रही पता है हमसे, गलती हमसे वहां हो रही कि जहां हमको काम करना चाहिए वहां हम काम नहीं कर रहे, और जहां नहीं करना चाहिए वहां हम काम कर रहे हैं। जो काम 100 रुपये देकर के किसी से हो सकता है वो काम को हम कर रहे हैं। आप ये देखो कि जो मैं काम कर रहा हूं क्या मैं 100 रुपये देकर के किसी से करवा सकता हूं? तो आप 1000 रुपये का काम ढूंढ लो कि यार 1000 रुपये वाला काम मैं देखूंगा, 100 रुपये इसको दूंगा, तो मेरे 900 तो फिर भी बच गए। फिर आप ये सोचो कि 900 रुपये में इसको देकर के मैं 10,000 का काम करूं, 900 रुपये इसको देकर ये काम करवा सकता हूं। तो आप काम को करवाते सीखो, काम करो प्लस करवाओ।
पर काम वो करो जो आपकी औकात से बड़ा हो। डंबल उठाना, बॉडी बनाना है ना भाई, तो 20 किलो की जगह 30 किलो का डंबल उठाए, तब जाकर के बॉडी छोड़ी बनेगी। आप समझ पा रहे हो? बस ये रहस्य, ये राज है। अब ये राज जो समझ गया, ये मैं समझ गया था 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। नौकरी के लिए डिग्री मांगी जाती है। मुझसे आज तक किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक थी, और अगर कोई पूछे मेरी पढ़ाई कहाँ तक थी तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि 10वीं पास। लोग छुपाते हैं, मैं काहे को छुपाऊं? आप मेरी डिग्री से मेरा आकलन थोड़ी कर सकते हो यार। आप आकलन मेरा काहे से करोगे? नॉलेज तो कंपनी चलाने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए वो हमने सीख लिया। अब मैं क्या, वो वही वापस पुराणों पे आ जाओ। गरुड़ पुराण क्या कहती है? मुझे एक बात बताओ, 4 वेद 18 पुराण 16 शास्त्र, चलो पढ़ के बताओ। जिंदगी खत्म हो जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे। तो गरुड़ पुराण कहती है कि पुराण में से जो जो काम की चीज है वो ले लो, बाकी छोड़ दो। हम गलती कहां करते हैं? हम गलती करते हैं धर्म के उच्चारण। हरि ओम, उच्चारण मतलब बोलते हैं, हम सुनाते हैं, एक दूसरे को बोध कराते हैं। बोध क्या कराते हैं? रावण के पिताजी तुझे नाम पता है? मैं बताता हूं। अरे भाई क्यों बोध करा रहा है? तेरे को याद है ना, रहने दे तेरे पास, मत बता। हम क्या करते हैं? व्याख्यान करते हैं। हम क्या करते हैं? बखान करते हैं। हम धर्म का बखान करते हैं। नहीं, पुराण में लिखा हुआ है जो तुम्हारे चीज काम की हो वो तुम रख लो, बाकी चीज को छोड़ दो। जैसे मेरे को रामायण से सिर्फ 3-4 चौपाई अच्छी लगती है, बाकी मेरे को रामायण जी ज्यादा काम नहीं है। अब मेरे को केकई के रोल से क्या मतलब, मेरे को मंथरा के रोल से क्या मतलब, आप समझना। मेरे को रावण के रोल से क्या मतलब। हाँ, मेरे को विभीषण का रोल अच्छा लगता है, मेरे को लक्ष्मण का रोल अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उन्होंने, एक ने धर्म के लिए अपने भाई को छोड़ दिया और एक ने धर्म के साथ रहने के लिए अपने भाई के साथ खड़ा रहा। तो ये चीज अच्छी थी, उसको ले लो। अब केकई ने मंथरा को क्या बोला वो तुम क्यों सुन रहे हो? रामायण क्या सिखाती है भाई? और मैं बताऊं रामायण से कौन इंस्पायर, रामायण से हर व्यक्ति इंस्पायर क्यों होता है? क्योंकि जिसकी सोच केकई जैसी होती है ना, वो केकई के दृष्टांत को समझता है। अरे यार ये तो मेरे लिए लिखा गया है। जो अपने भाई से प्रेम करता है उसको लक्ष्मण लगता है, लक्ष्मण का रोल उसको अच्छा लगता है। जो ज्ञानी भी हो, ताकतवर भी हो, दूसरों का भगत भी हो, तो उसको हनुमान जी का रोल बहुत अच्छा लगता है। अब हनुमान जी ने इतनी, अरे अकेला चाहते हनुमान जी रावण को कांख पे बांध के लेके आ जाते। अरे ये तो छोड़ो, वो अंगद ही गया था ना, वो अंगद वही रावण को लेकर के आ जाता। इतना शक्तिशाली था। बाली का पुत्र था। बाली कौन? जिसने राजा रावण को 6 महीने अपनी कांख में बांध के रखा था, उनका बेटा था, तभी तो जाकर के पैर जमाया था। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, रामायण की बात निकली है तो देखो, अब बात आ गई, आखिर में 1000 रुपये गूगल पे करना भैया, यही बात मैं रामायण करता। हाँ, यही बात अगर मैं कथा पुराण से करता, लोग 1000 रुपये दक्षिणा देते थे मेरे को। चलो छोड़ दिया, आप अपने वाले हो। राजा बाली का पुत्र अंगद अगर रावण की भरी सभा में पांव जमाए तो बात जमती है। अब अंगद कौन था? राजा बाली का पुत्र था। और बाली कौन? जिसने राजा रावण को 6 महीने कांख में बांध करके रखा। मतलब उसका पिता इतना शक्तिशाली था, तो अंगद ने इसलिए पैर जमाया होगा ना वहां। अब तुम जाकर के जमा रहे हो। पहले काबिल तो बनो, पहले काबिल बनो। तो अब यहां से आपको क्या सीखने को? सारे रोल तो गीता पुराण महाभारत रामायण सिखा रही है। मैं तो अपने जीवन में सच बताऊं, मैं तो इसी से सीखा हूं। मैं किसी से नहीं सीखा, सारे रोल है। तो यहां से क्या शिक्षा मिलती है भैया? कि जो चीज काम की हो वो लो, बाकी सबको छोड़ दो। हम फसल बोते हैं, गेहूं घर पे लेके आते हैं, घास फूस वहीं छोड़ाते हैं। हमको भी यही करना है। लोगों से सीखो, जो अपने काम का उसको डायरी में लिखो, बाकी छोड़ दो। हर व्यक्ति से इन्फ्लुएंस मत हो। किसी एक को गुरु मानो और वो जो गुरु कह दे वो सारी चीजें मान लो। किसी एक को मानो, पर वो एक को ढूंढना तुम्हें है। पर वो एक 12,000 करोड़ की कंपनी का मालिक भी हो सकता है, लाखों करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक भी हो सकता है। और मैं सच कह रहा हूं, गुरु उसे बनाओ जो काबिल हो। समझना, टीचर शिक्षक उसे बनाओ जो काबिल हो। तो आप लोग जिनसे इंस्पायर हो रहे हो, क्या वो काबिल है? अगर काबिल नहीं है, तथास्तु।
दोस्त और कपड़े, ये शायद गलत लग सकता है, दोस्त और कपड़े समय समय पर बदलते रहना चाहिए। अब मैं दोस्त बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्त के विचार बदलने की। आप और मेरी दोस्ती हो गई है, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पर हम दोनों को एक दूसरे से सीखना बंद हो गया है। तो हम दोस्त तो हैं, हम दोस्त ही रहेंगे, दुश्मन नहीं बन गए। पर आपसे भी मुझे एक व्यक्ति से और दोस्ती करनी चाहिए, आपसे दुश्मनी थोड़ी करिए। यहाँ इस कंटेंट को लोग गलत समझ जाते हैं। दोस्त और कपड़े अगर हम समय समय पर बदलते रहेंगे ना, तो हमारे विचार थॉट प्रोसेस भी बदलते रहेंगे। तो वो जो दोस्त है वो तो दोस्त है, पर एक और नए दोस्त से दोस्ती करो, वो दोस्त तुमको और 10 चीज सिखा रहा है, फिर एक और नए दोस्त से दोस्ती करो। तो अगर आप जितने ज्यादा दोस्त बना रहे हो अपनी जिंदगी में और अपने से बेहतर लोगों को बना रहे हो, वो आपको सिखा रहे हैं। ये रहस्य है जिंदगी। एक भाई, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। प्रफुल्ल भाई ने कई सारे पॉडकास्ट पे, कई सारे इंटरव्यूज पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया है। अभी आपने बताया कि इकोनॉमी के और कंट्रीब्यूट होता है जीडीपी के ऊपर आपने बात करी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपका विजन क्या है एमबीए चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, गांव में के अंदर जितना गोल्ड पड़ा है ना भाई, ये ब्लॉक है। गोल्ड लोन लेकर के भी अगर धंधा करना शुरू करे ना आदमी, इकोनॉमी हमारी हिंदुस्तान की गलती है, ये हमारी भी थी। हम भी एक समय सोचते थे कि पैसा आ जाए तो गोल्ड खरीद लो और तिजोरी में रख दो, वो पैसा ब्लॉक हो गया। अदर कंट्रीज की जीडीपी इकोनॉमी इसलिए हाई होती है क्योंकि पैसा रोटेट होता है। आपने कमाया फिर सामान लाए, फिर कमाया फिर सामान लाए, फिर सामान लाए, फिर अब समझना, ये रोटेशन होता है। हम क्या करते हैं, ज़मीनें खरीद ली पड़ी हुई है, गोल्ड खरीद लिया पड़ा हुआ है। हमने क्या करा, अभी अगर हमारे गांव की बात करूँ तो लाखों करोड़ रुपए का तो गोल्ड घर के अंदर पड़ा है, वो रोटेट नहीं हो रहा है। तो पहला कारण है जीडीपी का ये नहीं बढ़ने का, क्योंकि पैसा रोटेट नहीं हो रहा है। दूसरा, 2-3 ऐसे केसेस हो गए थे, मैं आपको बता देता हूँ यार भाई, एक गांव के लोगों को बहुत लोगों ने उल्लू बनाया यार भाई। सच में मैंने वो दिन देखे हैं, चिट फंड कंपनी आई थी मार्केट में, हमारे गांव से 2.5-3 करोड़ रुपए लेकर के गई थी। उनका जीवन बदल गया यार भाई, मतलब सुसाइड जैसी नौबत आ गई। गांव के व्यक्ति सीधे, इसका मतलब लूटो तो मत यार, मत लूटो उनको यार, और मत मूर्ख बनो आप लोग भी। थोड़े से जागरूक हो जाओ, सीखना शुरू करो, नहीं तो क्या होगा कि आपके पिताजी को लूटा गया, आपको भी लूटेंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ये किस्सा बिल्कुल इसकी जो पॉडकास्ट में होना चाहिए, ये बहुत बड़ा किस्सा है। हमारे आसपास के गांव, ग्रामीण क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब दूर की मैं बात कर रहा हूँ। किसान के पास 6 महीने में फसल का पैसा आता है, एम आई राइट या रॉन्ग, है ना? अब किसान के पास हर महीने किराने का सामान खरीदने का पैसा नहीं होता, राइट? तो किसान क्या करता है, किसी व्यापारी से डायरेक्ट माल खरीदता है, 1 साल 6 महीने का। तो एक साबुन की पेटी, मेरे को पता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक साबुन की पेटी, एक घड़ी साबुन की पेटी हो गई, ये सब एक इकट्ठा खरीद लेता है। वही व्यापारी उस किसान को जो सामान खरीदा पहली बात तो उसको एमआरपी पे देता है, जो अगर वो कैश खरीदता तो हो सकता है कि 12 रुपये का साबुन 8 रुपये में मिल जाता है, 10 रुपये में मिल जाता है डिस्काउंट में। तो वो पहले तो उन्होंने उधारी पे खरीदा, और दूसरा उन्होंने उसी रेट पे दिया जो एमआरपी होती है। तीसरा 2 रुपये सैकड़े के ब्याज पे। अरे ये कौन सी इंसाफी है यार, आप सामान एक एमआरपी पे बेच रहे हो, दूसरा 6 महीने के लिए उधार बेच रहे हो, और तीसरा आप उस 25,000, 50,000, लाख रुपए के सामान पे 2 रुपये सैकड़े का ब्याज ले रहे हो। 2 रुपये सैकड़ा मतलब 1 लाख पे 2,000 रुपये महीना, 1 साल का 24,000 रुपये साल का ब्याज उसी सामान पे। अब एक 5 बीघा 10 बीघा जमीन का मालिक मेरे पास, क्योंकि मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, हमारे यहाँ जो जमीन थी XYZ, तो जो हमने जमीन का जो पैसा आता था वो तो ब्याज पे ही चले जाता था। तो आप क्या खाक आगे बढ़ोगे, आपको सोच बदलना पड़ेगी। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ग्रामीण व्यक्तियों के लिए खासकर मेरा वीडियो है। एक ट्रिक सिखाता हूँ, साबुन खत्म हो जाए 100 रुपये ले जाओ, साबुन ले आओ। ये 2 रुपये सैकड़े के जंजाल में मत पड़ो, आपका घर बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर ग्रामीण व्यक्ति से एक बार फाइनेंस को समझना कोशिश करो, एक बार एक डायरी पेन पे लिखो कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाता है। भाई हमारे गांव का, आपके गांव का, आसपास के बहुत सारे गांव का पैसा
दवाई वालों के यहाँ ब्याज पे जा रहा है, किराने वालों के यहाँ ब्याज पे जा रहा है, कपड़े वालों के यहाँ ब्याज पे जा रहा है, घर में पैसा नहीं बच रहा है। फाइनेंस की पढ़ाई शुरू कर दो, अपने बच्चों को फाइनेंस सिखाओ, क्योंकि पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ बचाना चाहिए इसकी जानकारी भी अगर आपके पास होगी ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पैसे का यूज़ कैसे करते हैं, पैसे को खर्च कहाँ करना चाहिए, पैसे को लगाना कहाँ चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, फाइनेंस का एक एग्जांपल देता हूँ भाई। आपने बड़ी मेहनत से ₹1,00,000 महीने की सैलरी आपकी है, आपने 5 साल मेहनत करके 50 लाख रुपए इकट्ठा किए, एम आई राइट? क्या वो 50 लाख रुपए आपके साथ एक साथ आ गए? 1 लाख में आपके खर्चे भी है, आपका किराया जा रहा है, आपका 1 लाख रुपए महीना तो आपको बचता नहीं होगा। फिर भी आपने क्या करा, 25 लाख रुपए इकट्ठे किए। आपने क्या करा पता है? एक बड़े प्रॉपर्टी वाले के पास आप गए कि मुझे प्लॉट चाहिए। जो प्लॉट की कीमत 600 रुपये थी, आपने उस प्लॉट वाले ने बोला कि आपको 1000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 10 लाख रुपए का। आपने 4 लाख रुपए उसको 1 मिनट में ट्रांसफर कर दिए। आपको नहीं पता कि जो आपने 5 साल में 25 लाख इकट्ठा किया, वो 1 साल में 1 मिनट में एक व्यक्ति आपके जेब की सारी कमाई लेकर के चले गया। तो इसके लिए पैसा कहाँ लगाना चाहिए ना, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पैसा कहां से आएगा वो तो बहुत अच्छी बात है, पर कहां लगाना है वो ज्ञान है आपके पास? अगर वो ज्ञान नहीं है तो अभी आप पहले बिजनेस में मत आओ, पहले अपने घर के फाइनेंस को सुधारो। पहले घर के अंदर अपनी जो गलतियां हो रही है उसको सुधारो। जब वो गलतियां आप सुधारने जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिक फाइनेंस याद हो जाएगा। मैंने कोई फाइनेंस की पढ़ाई थोड़ी कर रखी भाई, ये क्रेडिट डेबिट तो मेरे को अब पता चलता है, सीए बताता है कि इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है। आप समझना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आती जावरी शीश पर पड़त निशान। आप डेली अगर किसी काम को कर रहे हो ना, तो एक रस्सी पत्थर को काट सकती है क्या? पर आप डेली उसको घिसो, उस पर पत्थर कट जाएगा। तो वो अपने गांव की बावड़ियों में जो अपन पहले पानी भरते थे, वो कुएं में वो रस्सी बार बार ऊपर नीचे होती थी, तो वो शीश पर निशान पड़ जाता था। शीश मतलब शिला होती है, पत्थर होता है। ये फाइनेंस, आप फाइनेंस में बट एक जस्ट एक रेफरेंस देने के लिए, जैसे आपने बताया फाइनेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है, बट अगर नहीं पता कि सीखना कैसे और कहाँ से, तो उसके लिए आप कोई रेफरेंस हमारी ऑडियंस को दे सकते हैं? कोई रेफरेंस नहीं है भाई। 2 चीज, पैसा आ कहाँ से रहा और पैसा जा कहाँ रहा है। कुछ मत करो, फाइनेंस एक दिन में सीखा जाता है। मैं सिखाता हूँ बहुत अच्छी ट्रिक, इसका कोई कोर्स का पैसा नहीं है, अपन कोई कोर्स वोर्स बेचते भी नहीं है, ध्यान रखना, ये कट कर देना। एक ट्रिक है, आपने फसल बेची, 5 लाख रुपए आपके पास आया, अब जब जा रहा है ना उसका हिसाब लिखो। आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको अगली फसल में पता चलेगा कि 6 महीने में मैंने कौन से ऐसे एक्सपेंसेस किए, ऐसे गलत खर्चे किए जो मेरे को नहीं करना चाहिए थे। ये फाइनेंस है। फाइनेंस की परिभाषा देखो, दुनिया बताएगी आपको फाइनेंस बहुत बड़ा है, फाइनेंस बहुत बड़ा नहीं है। सब डराते हैं भाई, हर एक आदमी डरा रहा है, इसलिए डरा रहा है क्योंकि वो बड़ा नहीं बन जाए। फाइनेंस 2 चीज से देखा जाता है मेरे ख्याल से, पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, इनकम एंड आउट गोइंग। इनकमिंग कितनी है कि 5 लाख रुपए आया, तो क्या हमने 2 लाख रुपए ऐसे खर्चे तो नहीं कर दिए जो नहीं करना चाहिए थे? वो फाइनेंस है, समझना। स्टार्टिंग का तो फाइनेंस सीखो, फिर जाकर के वो पीडी, ये मतलब जीएसटी और टैक्सेस, इस पे जाना। अभी तो आप 20 लाख से कम वाले आदमी हो, 20 लाख से कम में आपको कोई टैक्स नहीं लगता। और अपन तो किसान आदमी है भाई, किसान आदमी को वैसे भी टैक्स नहीं लगता। किसान से कहाँ टैक्स मांग रही गवर्नमेंट? और दूसरी चीज़, हमको फाइनेंस का एक और नॉलेज नहीं है। बहुत सारी कंपनियां सब्सिडीज देती है, बैंक सब्सिडी दे, एसबीआई बैंक, गवर्नमेंट बैंक। मैं एमबीए चला कि सक्सेस में सबसे बड़ा राज है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे को फाइनेंस में बहुत नॉलेज है। उद्योग विभाग एमएसएमई आपको 2 करोड़ रुपए तक नॉन कोलेटरल लोन देता है और 33% सब्सिडी भी देता है। तो 2 करोड़ का 33% कितना हुआ? 66 लाख रुपए। 66 लाख रुपए तो गवर्नमेंट आपका ब्याज भर रहा है, 66 लाख रुपए तो आपको पे नहीं करना है। 10-10 लाख रुपए के एमएसएमई में लघु उद्योग में देती है गवर्नमेंट, एसबीआई बैंक देती है। मैंने लिया था पहले 2016 में, 10 लाख रुपए का लोन लिया था, मेरे को 8 लाख रुपए ही भरने थे, 2 लाख रुपए ब्याज माफ हुआ था। तो हर गांव में हर व्यक्ति को बिजनेस के लिए लोन देती है गवर्नमेंट। क्या आपको वो जागरूकता है? और वो जागरूकता आएगी जब आप घर से बाहर निकलोगे उस खटिया से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप थोड़ा गांव की भाषा में इस पॉडकास्ट को अपन बात करते हैं।
जिसको अच्छा लगेगा वो सुनेगा, बाकी डिलीट कर देना भाई, जिसको नहीं सुनना हो वैसे हट जाओ। सुबह उठ करके बाहरोली के अपन आई। अब बाहरोली के अपन घर आया, गाय बाय के अपन ने निराव, अपन गांव की भाषा में निराव डालना, ठीक है, तो निराव विराव डाला अपन ने, मतलब उनको अपन ने घास वास डाल दी। और फिर फ्री हो तो सिटी में चले जाओ, वहाँ लोगों से मिलो, लोगों से बातचीत करो, वो आपको नॉलेज दे देंगे। शाम को घर जाओ, नॉलेज वॉलेज लेकर के शाम को घर जाओ। घर जा करके जो भी आपकी दिनचर्या है, जैसे दूध वूध निकालना होता है भैंस का, गाय का, और ये फिर गाय वाय को बांधना होती है अंदर को, वो जो भी अपने गौशाला में, तो वो बांध के फिर आप दिन में आप सिटी में जाकर लोगों से तो मिलो। आप 100 रुपये रोज का भी पेट्रोल का अगर खर्चा करते हो तो महीने का 3,000 रुपये का, साल का कितना 36,000 रुपये का। पर वो 36,000 रुपये में जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, वो आपके अगले साल की ग्रोथ दिखाएगा। हम गलती क्या करते हैं कि अभी के 100 रुपये को खर्चा पे रोकते हैं। हम नहीं करते थे ऐसा। हम क्या करते थे, अभी के 500 रुपये खर्चा करो, कैलकुलेशन होना चाहिए साल पे। मैंने भी क्या प्लान बनाया कि हमारी कंपनी का खर्चा होना चाहिए 1 करोड़ रुपए महीना, 12 करोड़ रुपए साल का। पर आखिरी में जब 2023 दिसंबर में बात करें हम MBA चाय वाला की बर्थ की, तो वो फिर पता नहीं कहाँ होना चाहिए। आपको खर्चा कहाँ करना वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी के जो छोटे छोटे खर्चे अभी आपको बड़े लगते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि जितनी गाड़ी का पहिया घूमेगा उतना आपका ये घूम रहा है। जंग लड़ते रहो वरना जंग लग जाएगी। जंग मतलब लोहे पे जो जंग लगती है, जंग मतलब युद्ध। और एक और चीज़ सिखाता हूँ, युद्ध भूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना चाहिए। आपको कितना बड़ा आदमी बनना है ना, पहले आप यहाँ सोचो, युद्ध में बाद में लड़ेंगे बस। थैंक यू सो मच विवेक भाई इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपके साथ बात करके बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी कई सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट से सीखी होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच।